अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। नाम तो आपने स्कूल केमिस्ट्री में भी सुना होगा, बट वहाँ इसके बारे में बहुत कम चीजें आप सीखते हो। यहाँ देखोगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितना बड़ा, कितना भास्ट टॉपिक होता है। और दूसरी बात कि न सिर्फ ये बड़ा होता है, बल्कि एक तरीके से कह सकते हो कि ये पूरी केमिस्ट्री का ही बैकबोन होता है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो चर्चा ही नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री जब तक पढ़ते रहोगे, केमिकल बॉन्डिंग का इस्तेमाल भी करते ही रहोगे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक। वैसे अभी तक जो भी टॉपिक्स आपने सीखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिन बातों को सिखाया गया, पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, और अभी स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो ये तीनों ही टॉपिक्स ये बैकबोन होंगे पूरी केमिस्ट्री के। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक या एक से ज्यादा उनमें से सीखी हुई चीजें कहीं ना कहीं उस चैप्टर के दौरान इस्तेमाल होते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉट जस्ट फॉर कॉम्पिटिशंस और योर बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री के लर्निंग के लिए सो एंड सो इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला बेसिक सवाल तो यही होगा कि व्हाट इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। सुने सवाल को, व्हाट इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को पहले डिफाइन किया है। क्या लिखा है? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that acts between two atoms to hold them together as a stable molecule। तो अब आप इस डिफिनेशन को अभी से सेट कर लो कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which that acts between two atoms to hold them, then नहीं, them together as a stable molecule। तो दो एटम के बीच एक्ट करने वाला, लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन्हें एक साथ स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह रखता है। तो एक ऐसा फोर्स जो दो एटम्स के बीच लगता हो और उनको स्टेबल मॉलिक्यूल जैसा एक साथ रखता हो, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब बेसिकली केमिकल बॉन्ड का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ वो तीन टाइप्स में हुआ। कौन कौन बच्चों? तो एक आयोनिक बॉन्ड, नाम आपने सुना हुआ होगा स्कूल केमिस्ट्री में भी। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज मेटालिक बॉन्ड। अब आओ आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं। वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते समय भी इसकी जिक्र आई थी। फिर यहां बतलाया गया कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो किसके बीच बनेगा? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम। तो लिखा है जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम। अब यहां आया नॉन मेटल एटम। तो नॉन मेटल के बारे में आपको बतलाया था। कॉमन नॉन मेटल्स आप कभी नहीं भूलेंगे, फिर मैं रिकॉल करा रहा हूं। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यही आपके कॉमन नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल बताते समय बताया था। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली मेटल्स हुए। तो ये किनके किनके बीच बनेगा आयोनिक बॉन्ड? जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम। ई एंड डिफरेंस के बेसिस पे भी बतलाया था कि अगर बॉन्डेड एटम्स की ई एंड डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। मोर आयोनिक लेस कोवैलेंट, मोर आयोनिक कहने का मतलब आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब आइए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जान लीजिए। जनरली बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स, तो किसके बीच बनेगा? दो नॉन मेटल एटम्स के बीच। जैसे आप बोलते हो H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों? दो हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन किस कैटेगरी में है? नॉन मेटल वाले कैटेगरी में। तो H2 मॉलिक्यूल में HH के बीच, हाइड्रोजन एटम्स के बीच जो बॉन्ड हुआ कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। आप बोलते हो O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो वहां भी दो ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हुई है, और ऑक्सीजन भी क्या है आपका? नॉन मेटल। तो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग हुई वो कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई। आप बोलते हो N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन क्या है आपका? नॉन मेटल। तो दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। आप बोलते हो F2 Cl2 Br2 I2, F2 Cl2 Br2 I2, क्लोरीन एटम्स के बीच, क्लोरीन एटम्स के बीच, ब्रोमीन एटम्स के बीच, आयोडीन एटम्स के बीच। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आओ HCl बोलते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। कौन से दो एटम्स हैं? एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, सॉरी, एक एटम क्लोरीन का है। HCl में एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों ही क्या हैं? नॉन मेटल्स। तो HCl में भी जो बॉन्डिंग हुई H और Cl के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के बीच, वो कौन सी बॉन्डिंग हुई? कोवैलेंट बॉन्डिंग। आप बोलते हो HBr, HI, HF, तो ये सब में कौन सी बॉन्डिंग हुई? कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि ये नॉन मेटल एटम्स के बीच हो रहा। अब आओ, आप बोलते हो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स आए हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आया है। कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन की दो एटम्स हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हुए? नॉन मेटल्स। तो CO2 में बिना कुछ जाने, आप अभी बहुत नहीं जानते हो बॉन्डिंग को, लेकिन अभी भी आपसे पूछा गया कि CO2 कैसा मॉलिक्यूल होगा, तो कहेंगे कि CO2 में कार्बन ऑक्सीजन एटम्स के बीच चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए CO2 कैसा मॉलिक्यूल हो गया? कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे ही आप बोलते हो SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में भी आपसे किसी ने पूछा कि कैसा मॉलिक्यूल है, बता सकता? तो कहेंगे यस। कहा बताओ? तो कहेंगे देखो SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन आया है। सल्फर ऑक्सीजन दोनों ही क्या हैं? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो SO3 कैसा मॉलिक्यूल हो गया? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो अब आप कोवैलेंट मॉलिक्यूल समझने लगे। आपको कोई कहता P4O10, P4O10 टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड। क्या बोला मैंने? P4 के लिए टेट्राफॉस्फोरस, O10 के लिए डेकॉक्साइड। डेका ऑक्साइड, उसी को पढ़ते हैं डेकॉक्साइड।
तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दो एलिमेंट के एटम्स हैं। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो P4O10 भी आपका कैसा मॉलिक्यूल हुआ? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब किसी ने आपसे पूछ दिया NaCl, बताओ कैसा मॉलिक्यूल है? तो Na को देखा मेटल, Cl को देखा नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल के बीच यहां बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड। तो आपने कह दिया कि NaCl आयोनिक कंपाउंड है। आपको किसी ने कह दिया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम आया, कैल्शियम क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो कैल्शियम क्लोराइड के बीच, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोरीन के बीच जो बॉन्डिंग हुई, कौन सी बॉन्डिंग हुई? आयोनिक बॉन्डिंग। तो CaCl2 कैसा कंपाउंड हुआ? आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो अब आप कोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड जान गए। आयोनिक बॉन्ड को जान गए कि जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम्स। अब इस बात को कभी नहीं भूलना है। कोवैलेंट बॉन्ड को भी जान गए, जनरली बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। ओके, अब आओ लास्ट वाला, मेटालिक बॉन्ड। क्या लिखा बच्चों? जनरली बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मेटल। तो जो मेटालिक बॉन्ड है वो सेम मेटल के एटम्स के बीच बनता है। जैसे सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल के एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। समझ गया? ओके, नाउ लिखा गया व्हाई एटम्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड को तो हम लोगों ने डिफाइन किया। अब एक सवाल आया हम लोगों के दिमाग में कि आखिर एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते क्यों हैं? केमिकल बॉन्ड क्या है ये तो जान गए, लेकिन अब एक दूसरा सवाल है कि एटम्स क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके लिए एक कंसेप्ट बतलाया गया, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट। इसको हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले एक बात अभी देखते हैं। सपोज करो कि एक पर्सन है, एक आदमी है जो एक बार खड़ा है, यह स्टैंडिंग पोजीशन है उसकी। वही आदमी दूसरे बार बैठा हुआ है। आदमी वही है, दूसरे बार सिटिंग पोजीशन में है। वही आदमी तीसरे बार सोया हुआ है। एक ही आदमी है, तीन अलग अलग स्टेट्स में है। वन इन स्टैंडिंग स्टेट, अनदर इन सिटिंग स्टेट, एंड द लास्ट वन इज इन स्लीपिंग स्टेट। एक ही आदमी तीन अलग अलग स्टेट में है, तीन अलग अलग पोजीशन बोलो, तीन अलग अलग पोजीशन में, खड़ा है, बैठा है, सोया है। अब तुम खुद सोचो, तुम अपने को ही यहां रख लो, वो आदमी तुम ही हो, तुम भी आदमी ही हो ना। तो अपने को ही सोचो कि तुम्हें खड़ा रहने को बोला जाए 8 घंटे, तब तुम्हें कैसा फील होगा? ट्रेन वगैरह में सफर किए होगे, तो जैसे ही गेट से अंदर जाते हो उस कंपार्टमेंट में, तो पहले अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हो। अगर कहीं जगह थोड़ी सी भी दिखती है तो वहां जाकर के सबसे पहला काम करते हो कि बैठ जाएं। अगर लंबी जर्नी है तो इससे आगे का सोचने लगते हो, इधर उधर नजर घुमाने लगते हो कि क्या कहीं जगह है। और थोड़ी भी कहीं गुंजाइश होती है, थोड़ी रिक्वेस्ट भी कर लेते हो, भाई जी वाला, भाई जी थोड़ा, भाई जी थोड़ा, अंकल जी थोड़ा। और क्या करते हो? सोने की कोशिश करते हो कि सो जाए। मतलब
आप क्या पाते हो? आप अगर खड़े हो लंबे समय तक, उतने ही समय तक बैठे हो और उतने ही समय तक सोए हो, तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कब फील करते हो? सोने में शायद। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और आई थिंक कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब आप कहीं पे चल रहे होते हैं तो मन करता है बैठ जाएं। जब थोड़ा देर बैठ जाते हैं तो उसके बाद मन करता है कि आराम तो मिला, थोड़ा लेट लेते तो और आराम मिल जाता। व्यक्ति आप ही हो, वो पर्सन आप ही हो, अलग अलग पोजीशन थी आपकी, स्टैंडिंग, सीटिंग और स्लीपिंग। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कब फील करते हो? जब आप सोए रहते हो। और सबसे कम कंफर्टेबल कब फील करते हो? जब आप खड़ा रहते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आओ, इसको साइंस के टर्म्स में समझो कि जब आप खड़े हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हुई, जहां m आपका मास है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h आपकी हाइट है। जब आप बैठे हुए हो तो आपकी हाइट बदल गई, mg तो वही रहेगा, बदली क्या? हाइट। तो यहां हाइट, इस वाले हाइट से, स्टैंडिंग वाले हाइट से किसी भी व्यक्ति का बैठने पे हाइट क्या होगा? बढ़ जाता होगा ना। शायद क्लास में रहते तो स्ट्रांगली अपोज करते कि नहीं, आदमी खड़ा से बैठ जाएगा तो हाइट उसकी बढ़ेगी कि घट जाएगी? ठीक है, सॉरी, घट जाएगी। तो यहां उसको एच डैश बोल लो, mgh डैश। ये क्या लिख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और जब सो गया तो हाइट को 0 भी मान सकते हो या h डबल डैश मान सकते हो, मैं 0 बोल रहा हूं। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो गई? 0। ठीक है बच्चों, अब तुम क्या देखे कि जब वो व्यक्ति खड़ा था, जब तुम खड़े थे, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी, और जब तुम सो गए थे तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में थे? सोए हुए स्टेट में, सोए हुए पोजीशन में, स्लीपिंग पोजीशन में। सबसे कम स्टेबल किस में थे? स्टैंडिंग पोजीशन में। तो यहां से क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि अगर तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मीन्स तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी कम है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंफर्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी कंफर्टेबिलिटी कम होगी। उसी बात को यहां हम लोग चर्चा करेंगे, स्टेबिलिटी। कंफर्टेबिलिटी को, कंफर्टेबल ज्यादा हो मतलब ज्यादा स्टेबल हो। तो यहां हम लोग एक यूनिवर्सल रिलेशन सीखे कि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीई, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आप समझ गए और दूसरे को भी समझा सकते। तो चलो, व्हाई एटम्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन में पहला जो रीजन रहा, एक्सप्लेनेशन रहा, वो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट के बेसिस पे दिया गया। इस कंसेप्ट के मुताबिक बातें जो कही गई वो ऐसी: एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा? एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हर सिस्टम अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम रखना चाहता है। क्यों? इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अपने स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, मोर स्टेबल रहने के लिए, हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है क्या?
अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम रखना। आगे लिखा, दैट इज वाई, यही वजह है कि टू एटम्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने के लिए कितने एटम्स चाहिए? दो एटम्स। वो दो एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते। अभी जैसे मैं बोला था HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच बॉन्ड बना और ये दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के थे। अभी बोला था H2, दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हुए, सेम एलिमेंट के हुए। तो कहा कि डेट इज वाई टू एटम्स, और ये टू एटम्स के बारे में समझा आपने, ये दो एटम्स सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते। दैट इज वाई टू एटम्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड अटेन स्टेबिलिटी। तो दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, तो उसकी रीजन एक्सप्लेन की गई कि ऐसा करके वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब इंडिविजुअल एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, जो मॉलिक्यूल बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल एटम की पोटेंशियल एनर्जी से कम हो। फिर से समझ लो, बॉन्ड दो एटम्स के बीच बन रहा था, तो उन दो एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी थी अलग अलग, अगर दोनों सेम है तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। एक ही एलिमेंट के दो एटम्स थे तब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम थी। दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग थी। अब जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल बनाए तब उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंडिविजुअल एटम्स के पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। मतलब बनने वाले मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो एटम्स की, इंडिविजुअल एटम्स की स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो। तो दो एटम्स तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जब बनने वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम्स की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। तो बॉन्ड बनाने का रीजन यही हुआ कि एवरी सिस्टम, लिखा कि एवरी सिस्टम, हर सिस्टम tries to minimize its potential energy in order to attain stability. यहां तक पूरी बात क्लियर? That is why two atoms undergo bond formation to minimize their potential energy and attain stability. ये सारी बातें समझ गए आप? अब आओ, जब दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने पे वो ज्यादा स्टेबल, जो मॉलिक्यूल बना वो इंडिविजुअल एटम्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल हुआ। मतलब बनने वाले मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी से कम हुई। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मली द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते थे? ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती हो। तो जब भी दो एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके? और जब बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो दो एटम्स के बीच बॉन्ड था, ब्रेक करना है, तो फॉर दैट वी नीड टू सप्लाई एनर्जी। मतलब जो बॉन्ड क्लीवेज, तोड़ने को क्लीवेज कहते हैं या ब्रेकिंग कह लो, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा या बॉन्ड क्लीवेज बोल लो, वो कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड क्लीवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इतनी बात क्लियर? अब
ये बातें आपने समझ ली पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट के बेसिस पे कि क्यों दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब अगली कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन कि क्यों एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लिखा कोसेल लेविस कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को और क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। कोसेल और लेविस दो साइंटिस्टों का नाम है, एक कोसेल थे, दूसरे लेविस थे। तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट ही वर्क किया था, अलग अलग ही किया था, लेकिन दोनों की सेइंग यही थी कि एटम्स बॉन्ड फॉर्म करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। इसी को ऑक्टेट रूल कहा जा रहा। पूरी डिटेल्स को देखते हैं। लिखा कोसेल एंड लेविस pictured an atom to be composed of outermost valence electrons and kernel। एक टर्म आया कर्नेल। कर्नेल का मीनिंग हुआ इंक्लूड्स ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम है, अब सोडियम की इसी लिखते हो 281, ओके। वैसे लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, उसी को सेल वाइज लिख दिया 281। ठीक है बच्चों। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और रिमेनिंग कितने बच गए टोटल, 10। तो ये जो 10 हुआ इसी को कह दिया कर्नेल। कर्नेल। तो कोसेल और लेविस ने एटम के बारे में बतलाया कि एटम में क्या होता है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नेल। कर्नेल मींस इंक्लूड्स ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ और कर्नेल कितनी हो गई बच्चों, 8। वैसे ही अगर पोटासियम लिखा रहता तो पोटेशियम की इसी होती 2881, सेल वाइज लिख दिया, इसी लिखना तो अब आता ही है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से 1 हो गई और इसकी कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स 8 to 10 और 8 18। ठीक है। तो कोसेल और लेविस ने कहा कि आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कर्नेल होते हैं। अब आगे कहा वो जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहा कि ओनली द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, वो बस एक है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। अब है इतना सीख गए हम लोग, यहां से पॉइंट आया हमारा कि लेविस और कोसेल के मुताबिक किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब है कि क्यों करेंगे, तो उसके बारे में बतलाया। सिंस नोबल गैस हैज ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस से, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नोबल गैस है, अब एक बार मैंने नोबल गैस बोला तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन नोबल गैस थे, कौन कौन थे बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम के अलावा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, मतलब उसके पास एक ही सेल था और उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 थी। इसके अलावा जितने भी दूसरे नोबल गैसेज हैं, सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैस का जनरल इसी तुम्हें सिखाया था, क्या लिखा था, NH2 NP6।
तो हीलियम के अलावा दूसरे जो भी नोबल गैस है उनकी जनरल ईसी यही होती थी, आउटर मोस्ट सेल की ईसी यही होती थी, NH2 NP6। मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मींस इनके आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट था। तो लिखा कि सिंस नोबल गैस हैज ऑक्टेट ईसी, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, और ऑक्टेट ईसी होने के वजह से नोबल गैस के एटम्स खुद के साथ या दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जब जिस टाइम में इन लोगों ने अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी उस समय नोबल गैस की कोई कंपाउंड नोन नहीं थी। हालांकि रिसेंट टाइम में क्रिप्टन और जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स मिले हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी बात रखी थी, अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी, उस टाइम नोबल गैसेज के एटम्स कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते थे। अब दूसरे एटम्स कंपाउंड बनाते थे, नोबल गैस के एटम्स कंपाउंड नहीं बनाते थे। तो इन दोनों ही साइंटिस्टों ने नोबल गैसेज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े ही बारीक तरीके से स्टडी किया। क्यों नहीं बनाते हैं उसको जानने की कोशिश की, तो इनको एक पैटर्न समझ में आया। पैटर्न ये समझ में आया कि सभी नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और शायद अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से वो स्टेबल हैं, और जब वो स्टेबल हैं तो वो दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ना तो खुद के दूसरे एटम के साथ, नहीं दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ। तो नोबल गैसेज के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को देख के कोसेल और लेविस ने यह डिसाइड किया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में हो जाए तो वो नोबल गैसेज जैसा ही स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बातों को कहा, यहीं से फिर पढ़ रहा हूं। सिंस नोबल गैस हैज ऑक्टेट ईसी, और ऑक्टेट ईसी के वजह से ही वो स्टेबल थे, दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते थे। सो एवरी एटम अंडरगोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जो भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा, वो क्यों कर रहा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन? गेन, लूज और शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन अ स्टेबल ईसी। क्या करेगा? जो भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो अपने वैलेंस सेल से, आउटरमोस्ट सेल से, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। क्यों करेगा? टू अटेन अ स्टेबल ईसी, मींस अपने आउटरमोस्ट सेल में, अपने वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करके वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को, मींस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता। ठीक है, और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कुछ एटम्स अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कुछ एटम्स अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और कुछ एटम्स अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। एंड दैट इज हाउ दे अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। आगे लिखा, इन सम केसेज डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो स्टेबल। जैसे एक नोबल गैस जो हीलियम हुआ, लिखा भी है फॉर एग्जांपल हीलियम। तो हीलियम का ईसी आपको पता है कि हीलियम की जो ईसी है वो है 1s2। तो ये क्या, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब ये भी स्टेबल है। तो कुछ एटम्स ऐसे भी होंगे जो बॉन्ड फॉर्म करके अपना क्या पूरा करेंगे? डुप्लेट। डुप्लेट का मीनिंग हुआ
2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट का मीनिंग हुआ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो लेविस और कोसेल कंसेप्ट को बस एक लाइन में अब जान लो कि लेविस और कोसेल ने कहा कि एटम बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल होने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस के ईसी को अटेन करना चाहते हैं, मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोसेल और लेविस साहब ने जो काउज बताया वो बतलाया ऑक्टेट रूल, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इन वैलेंस शेल ऑफ दैट एटम। हाँ, ऑक्टेट पूरा करने का तरीका पे भी चर्चा किया कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए समटाइम्स एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वैलेंस शेल से, सम अदर टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वैलेंस शेल में, और समटाइम्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ओके अब कितना, अब आओ लेविस सिंबल के बारे में जानते हैं। अभी कोसेल लेविस थ्योरी देखा था, ऑक्टेट रूल की बात हुई थी, दो काउज हम लोगों ने सीख लिया कि क्यों एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पहला सीखा था पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट और दूसरा सीखा ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, और वैसा करके वो कैसा हो जाते, अस्टेबल। अब लेविस सिंबल कैसे देते हैं, तो लिखा लेविस सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये डॉट दिखाया, तो कहा कि जिस एलिमेंट का लेविस सिंबल लिखना है उस एलिमेंट का आप सिंबल लिख लो और उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, यही उसका क्या हो गया, लेविस सिंबल। ओके, अब आगे लिखा एवरी एक्स्ट्रा गेन, किसका गेन, एवरी एक्स्ट्रा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में ऐड किए हो, उस एटम में ऐड किए हो, इज ईदर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और क्रॉस, क्रॉस ऐसे, तो कोई भी एक्स्ट्रा गेन इलेक्ट्रॉन का अगर हुआ है तो उसे या तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे या क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं कुछ एलिमेंट्स का लेविस डॉट सिंबल लिख के दिखाता हूं, जैसे सपोज करो सोडियम, तो सोडियम के लिए हमने सिंबल यहां लिख दिया Na। अब सोडियम की ईसी मन में सोच लो 281, मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम लिख के सामने में एक डॉट बना दिया, तो दिस इज लेविस डॉट सिंबल ऑफ सोडियम। ओके, अब आओ मैंने लिखा क्लोरीन Cl, अब क्लोरीन की ईसी सोचना होगा, तो 287, या ऐसे बोलते थे नियॉन 3s2 3p5, 3s2 3p5 जब बोले तो 3s में 2 है, 3p में 5 है, और 5 और 2 कितना हो गया तुम्हारा 7। ओके, और ये सब तुम बोलते चलो, तो अब इसका सिंबल क्लोरीन का लिख दिया, 7 डॉट बना दो यहां, 7 डॉट्स, ये 7 डॉट दिखा दिया, तो ये आपका क्लोरीन का लेविस डॉट सिंबल हो गया। अब आओ Cl माइनस, इसका लेविस डॉट सिंबल बनाना, तो सोचो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 7, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 7, यहां एक गेन हुआ तो कितने हो गए 8, 7 इसके अपने थे, एक गेन किया है, तो जो गेन किया है उसको हम क्रॉस से दिखा दिए, जिससे हम पहचान सके कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। डॉट से भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी एलिमेंट की या किसी आयन की लेविस डॉट सिंबल दिखाना होगा तो दिखा लोगे। ओके, अब आओ
आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड को और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। तो बॉन्ड को बच्चों लिंकेज भी बोलेंगे, बॉन्ड बोलो या लिंकेज बोलो एक ही बात है। तो दो नाम हुआ इसका, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों एक ही है, नाम ही है आयोनिक बॉन्ड। तो ये होगा क्या, दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंस अगेन, इट इज electrostatic force of attraction acting between two oppositely charged ions. ओके, अपोजिटली चार्ज बोले तो एक केटायन होगा और दूसरा एनायन होगा, और केटायन और एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को क्या बोलोगे, आयोनिक बॉन्ड। तो नाम ही है आयोनिक बॉन्ड, इसको सुनते ही बस दिमाग के स्क्रीन पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आगे इस पूरे डिफिनेशन को पढ़ देते हैं। इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस फॉर्म्ड बाय, वो आयंस बनेंगे कैसे, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो कि क्या होगा, मेटल। मतलब जो मेटल एटम होगा वो अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। वैलेंस सेल से मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और ये ट्रांसफर कहां करेगा, टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब हुआ नॉन मेटल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, उसके लिए मेटल एटम अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर। ऐसा ट्रांसफर नहीं कि अभी दे दिए और फिर वापस मांगे, कंप्लीट ट्रांसफर। तो मेटल एटम जो होगा वो अपने वैलेंस सेल से नॉन मेटल एटम के वैलेंस सेल में कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। मेटल एटम अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उससे क्या बना, कैटायन। नॉन मेटल एटम के वैलेंस सेल में ट्रांसफर किया तो उससे क्या बना, एनायन। और इसी कैटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनिक बॉन्ड। तो अब ये डिफिनेशन अभी से एकदम कभी नहीं भूलने जैसा सेट कर लेना है कि आयोनिक बॉन्ड इज सिंपली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। और ये अपोजिटली चार्ज आयंस बनेगा कैसे, उसके लिए मेटल एटम अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा टू द वैलेंस सेल ऑफ नॉन मेटल एटम। मेटल एटम मींस लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, नॉन मेटल एटम मींस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के वैलेंस सेल में। डिफिनेशन याद हो गया बच्चों। अब आओ कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सपोज NaCl, अब इसको देख के ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम लेविस सिंबल बनाया 281, यहां एक डॉट दे दिया, गुड। दूसरा क्या था, क्लोरीन। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो इसका भी लेविस डॉट सिंबल लिख दिया। अब देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनाना, पूरा क्या करना है, आउटर सेल में ऑक्टेट पूरा करना है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा था, 281। तो सोडियम यहां नीचे लिखा मैंने 281। पहले इसी पे चर्चा करो कि ये कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर ये सोडियम एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया और बना क्या, Na+ सोडियम केटायन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब जैसे ही सोडियम एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका आउटर मोस्ट सेल अब थर्ड सेल नहीं रहा, सेकंड सेल हो गया और वो सोडियम केटायन में बदल गया, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो आपने इसी को देख के समझ लिया कि सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ट्रांसफर करेगा। कहां ट्रांसफर करेगा, नॉन मेटल एटम के आउटर मोस्ट सेल में। कौन है यहां नॉन मेटल एटम, क्लोरीन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में ट्रांसफर किया। अब क्लोरीन को ट्रांसफर करने से क्या होगा बच्चों, क्लोरीन की जो इसी थी 287, देखो आउटर मोस्ट सेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अपना, या यूं कहो कि ये लूज करके एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बना रहा और अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा। क्लियर। तो आ जाओ यहां से इस ट्रांसफर को दिखा दो लाइक दिस। अब यहां से क्या मिल गया तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफर हो गया तो इस पे +1 चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे -1 चार्ज। अब कैटायन से आयन जब नजदीक रहेंगे तो दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा। इसी अट्रैक्शन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता। अब यही जो अट्रैक्शन लग रहा, इसी को क्या कह दोगे, आयोनिक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। गुड। एक और एग्जांपल समझ लो, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का एक एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है। कैल्शियम यहां पे मैं लिख दिया 2882, सेल वाइज इसी लिखा। क्लोरीन लिख दिया 287। गुड। कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 डॉट दिखा दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में तो अभी देखा ही था, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 डॉट्स दिखाया। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 डॉट दिखाया। अब देखो कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद का ऑक्टेट पूरा कर लेगा, क्योंकि तब इसकी आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल हो जाएगी, अभी तो फोर्थ सेल। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब इसके पास 3 ही सेल रहेगा, तो आउटर मोस्ट सेल तीसरा सेल हुआ और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसकी तो ऑक्टेट पूरी हो जा रही। तो यही वजह हुआ कि कैल्शियम के एक एटम के साथ क्लोरीन का 2 एटम कंबाइन कर रहा। चूंकि कैल्शियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, लेकिन क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो कैल्शियम द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, उसको गेन करने के लिए क्लोरीन के कितने एटम्स चाहिए, 2 एटम्स। तो इसीलिए फॉर्मूला हुआ CaCl2। अब इस ट्रांसफर को दिखा दो,
अब यहां से लिख दो, क्या बना बच्चों, Ca2+ और 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, यहां पे 8 पूरा हो गया। क्रॉस से भी दिखा सकते थे कि हाँ एक गेन किया है। अब इसी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, डॉटेड लाइन से अट्रैक्शन, नहीं भी डॉटेड लाइन दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यही क्या हो गया तुम्हारा, आयोनिक बॉन्ड। तो अब आयोनिक बॉन्ड समझ गया। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ऐसे कंडीशन जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे, फेवर करते हो। तो अभी अभी आयोनिक बॉन्ड सीखे थे, क्या हो रहा था, मेटल एटम या उसी को कह लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नॉन मेटल को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो मेटल एटम क्या कर रहा था, अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। नॉन मेटल एटम क्या कर रहा था, अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो अब अगर फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है, वैसे कंडीशन जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे, तो उसके लिए मेटल एटम को जल्दी कैटायन का फॉर्मेशन करना चाहिए और नॉन मेटल एटम को जल्दी एनायन का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो मेटल एटम शुड फॉर्म कैटायन मोर इजीली एंड नॉन मेटल एटम शुड फॉर्म एनायन मोर इजीली। अब मेटल एटम को आसानी से कैटायन बनाना, तो आसानी से कैटायन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी याद करो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो, तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना जल्दी अपने आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना जल्दी लूज करेगा आपके कैटायन का फॉर्मेशन उतना आसानी से होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको कैटायन और एनायन चाहिए। तो कैटायन मेटल के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बन रहा, फेवरेबल कंडीशन की चर्चा हो रही है, तो मेटल एटम शुड फॉर्म कैटायन मोर इजीली, और मेटल को कैटायन ज्यादा इजीली बना सके इसके लिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। नॉन मेटल एटम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाना। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली एबिलिटी को पढ़ते थे आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, लव फॉर इलेक्ट्रॉन, हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो दो बातें बिल्कुल यहां सेट हो जानी चाहिए कि कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन आसानी से होना चाहिए, ये कंडीशन आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। तो उसके लिए मेटल की आई लो होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, और नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी को साइज के टर्म्स में एक्सप्लेन करो। जैसे मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, तो मेटल एटम की साइज कैसी होनी चाहिए, जल्दी से सोचो। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते थे तो साइज बढ़ता था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, घटती थी। और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। लो होने के लिए मेटल एटम का साइज लार्ज होना चाहिए। तो साइज के टर्म्स में सोच लिया कि साइज ऑफ मेटल एटम शुड बी लार्ज। सेकंड, नॉन मेटल की ईए वैल्यू हाई होनी चाहिए। ईए ग्रुप में ऊपर से नीचे घटता था, नीचे से ऊपर बढ़ता था,
ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पे ये बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम तो घटता था, बॉटम टू टॉप क्या होगा, बढ़ेगा। ये हाई होने के लिए ऊपर, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर आओगे तो साइज, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता था, ग्रुप में नीचे से ऊपर आओगे तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो नन मेटल की साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सीखा। मेटल की आईई लो होनी चाहिए, नन मेटल की आईई हाई होनी चाहिए। इसी को मैंने साइज के टर्म्स में एक्सप्लेन किया कि मेटल या केटायन बोल लो कि केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, नन मेटल या एनायन बोल लो, एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो ये फेवरेबल कंडीशन हुआ आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का। तीसरा भी एक फैक्टर लिखा है, लैटिस एनर्जी ऑफ द आयोनिक सॉलिड शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी आयोनिक सॉलिड का हाई होना चाहिए। तो अब एक टर्म आया लैटिस एनर्जी, डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released during the formation of 1 mole of ionic solid from its gaseous constituent ions। अपने गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस के एक मोल से, आयोनिक अपने गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस से एक मोल आयोनिक सॉलिड बनने के दौरान जो एनर्जी निकलेगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है। तो जैसे यहां पे दिखाया कि Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस मिलके क्या बनाएगा, NaCl सॉलिड। Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस मिलके NaCl सॉलिड। अब डेल्टा H यहां लिख लो, डेल्टा H, डेल्टा H कहते थे एंथैल्पी के लिए, डेल्टा H Le लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी चेंज फॉर लैटिस एनर्जी। तो कहा -788 किलोजूल पर मोल। मतलब 1 मोल NaCl सॉलिड Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस से बनने के दौरान 788 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुआ। एंथैल्पी चेंज रिटन विथ नेगेटिव साइन, मतलब एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। तो गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस से 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और फेवरेबल कंडीशन में हुआ कि आयोनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड शुड बी हाई। अब यहां पे जान लो कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस, आयंस कहने का मतलब केटायन भी है, एनायन भी है। तो केटायन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, एनायन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो चार्ज ऑन आयंस लिखा, इधर केटायन का चार्ज बढ़े और एनायन का चार्ज बढ़े, और केटायन एनायन दोनों का चार्ज बढ़े, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी। और दूसरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। मतलब केटायन का साइज बढ़ेगा तो भी लैटिस एनर्जी घटेगी, एनायन का साइज बढ़ेगा तो भी लैटिस एनर्जी घटेगी। तो ये एक लैटिस एनर्जी का इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ओके। अब एक लाइन और लिख लो नोट करके। तो ये फेवरेबल कंडीशंस देख लिया, नोट करके लिख लो। नोट, ionic bond is non-directional in nature।
तो कहा गया कि आयोनिक बॉन्ड में किसी तरह की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। आयोनिक बॉन्ड कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ओके।